Now next is question number 10. Which place does India hold in the world with respect to vegetation diversity? वेजिटेशन डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है कि कितने टाइप के प्लांट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स और ट्रीज आर फाउंड इन इंडिया रीजन, सो दैट इज़ कॉल्ड डाइवर्सिटी. डिफ्रेंशिएशन और वेरिएशन कितना ज़्यादा है उसे डाइवर्सिटी कहा जाता है. सो इंडिया का इस डाइवर्सिटी वाले सेक्शन के अंदर कौन सा रैंक है पूरे वर्ल्ड में, मीन्स और ऐसे कितने देश हैं जहाँ पर प्लांट्स की बहुत सारी वैरायटीज़ पाई जाती हैं, फॉरेस्ट की बहुत सारी वैरायटीज़ पाई जाती हैं, तो उसमें इंडिया का रैंक कौन सा है. तो इंडियाज़ रैंक इज़ फ्रॉम द 4 ऑप्शन फर्स्ट, फोर्थ, 10th एंड 5th, दैट इज़ ऑप्शन सी इज़ द राइट वन आंसर. द 10th, इंडियाज़ रैंक इज़ 10th. देन 11 नंबर, विच राइट इज़ कंसिडर एज अ सोल बाय द डॉक्टर अम्बेडकर. डॉक्टर अम्बेडकर के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सा राइट अधिकार जो है वो कॉमन मैन को मिला है, इंडियन सिटीजन को मिला है, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन की सोल की तरह माना जाता है या माना जाएगा. अम्बेडकर ने ऐसा कहा था. तो इसमें 4 ऑप्शन में राइट टू फ्रीडम मीन्स आज़ादी का अधिकार, बी राइट टू इक्वालिटी समानता का अधिकार मीन्स सभी लोग एक समान हैं, उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं है, चाहे उनकी कास्ट, उनका रिलीजन, उनका बॉडी कलर, बॉडी शेप, साइज, स्ट्रक्चर कैसा भी हो, उनका सोशल स्टेटस कैसा भी हो, चाहे वो पुअर हो या रिच हो, वो सभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सामने इक्वल ही माने जाएंगे और सभी को सेम रूल्स के साथ ही टेक केयर किया जाएगा. दैन सी इज़ अ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. तो ये भी एक राइट है जिसमें उनको लोगों को अपनी संस्कृति और अपने एजुकेशन को बढ़ाने का भी समान अधिकार है. वो चाहें तो अपने रिलीजन या अपने कल्चर से रिलेटेड अपने ग्रुप्स बना सकते हैं, उनका एडवर्टाइजमेंट किया जा सकता है, ये उनको राइट्स मिले हुए हैं. डी नंबर इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. मीन्स अगर ऊपर दिए गए जो राइट्स हैं उनका कोई गलत इस्तेमाल करता है या उनको कोई फॉलो नहीं करता है, लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, रेस, सेक्स, उनके जेंडर, उनकी सोशल स्टेटस के अकॉर्डिंग अगर उनको दबाया जाता है, कुचला जाता है और उनका डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनके ऊपर डोमिनेशन किया जाता है, तो जो पर्सन है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपने राइट्स के अधिकारों के बारे में कंप्लेन कर सकता है और उसे वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को उसे सुनना पड़ेगा, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज़ द फाइनल अथॉरिटी दैट प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द ह्यूमन्स और इन इंडिया और द सिटीजन्स ऑफ द इंडिया. सो डी जो ऑप्शन है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इसको अम्बेडकर ने सोल कहा था कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है. अगर ये राइट हम कॉन्स्टिट्यूशन से हटा देते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वैल्यू रह नहीं जाती, ये कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल एक रद्दी के पेपर की तरह हो जाएगा. सो दिस डी ऑप्शन इज़ द राइट वन. क्वेश्चन नंबर 12. According to whom directive principle of state policies are the principal foundation? Option A is Narendra Modi, B Jawaharlal Nehru, C डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड डी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर. तो नरेंद्र मोदी तो अभी पैदा हुए हैं, तो अभी मिनिस्टर बने, अभी पावर में आए हैं, अभी फेमस हुए हैं. सो जब ये डायरेक्टिव पॉलिसीज़ बनी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज़ बने थे, तब ये 1950 के आसपास की बात है, तो तब मोदी साहब नहीं थे, इसलिए ये ऑप्शन तो रॉन्ग है. और जवाहरलाल नेहरू जो थे उनका रोल था कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन में, बट उन्होंने इसके बारे में कोई कमेंट वगैरह नहीं की थी, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है. एंड सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका भी रोल नहीं था, उन्होंने भी इसके बारे में कोई फेमस ऐसा कोई कमेंट नहीं किया था जो हिस्ट्री में नोटिस किया जाए. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये राइट आंसर है, क्योंकि इन्होंने दूसरी बार, क्योंकि वही ड्राफ्ट करने वाले थे और कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का जो काम था वो उनकी टीम को करना था, तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस पर कमेंट की थी कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज़ हैं ये फ्यूचर में जो इंडिया है उनकी गवर्नमेंट्स को, उनके लीडर्स को हेल्प करेंगे पॉलिसीज़ वगैरह, रूल्स वगैरह या लॉस वगैरह बनाने में. तो डी इज़ द राइट आंसर कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट ऑफ पॉलिसीज़ आर द प्रिंसिपल फाउंडेशन, ये मेन फाउंडेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए. सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. दैन 13 नंबर इज़ अ पर्सन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन बी केप्ट इन द डिटेंशन फॉर द हाउ मच टाइम. अगर किसी पर्सन पर कोई क्रिमिनल चार्ज लगा है या किसी भी तरह का कोई
चार्जेस लगाए गए हैं और उसे पुलिस ने पकड़ा है और कोर्ट में उसे पेश किया गया है। तो क्योंकि वो केस में अगर वो पर्सन आज़ाद होकर के केस की जो कार्रवाई है वो पूरी होने के बाद में वापस अपने घर जाता है, सोसाइटी में घूम सकता है फ्रीली, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे सेंसिटिव केसेस होते हैं जिसमें वो बाहर जाने के बाद में इंटरफियर कर सकता है, सबूतों को मिटा सकता है, गवाहों को डरा धमका सकता है। तो ये सिचुएशन क्रिएट ना हो या भाग सकता है, ये भी एक डर रहता है। तो ऐसी सिचुएशन खड़ी ना हो, उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन कहा जाता है। ये एक लॉ है हमारे लॉ बुक्स में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसमें ऐसा कहा है कि इस पर्सन को कुछ टाइम के लिए पुलिस जो होती है अपनी कस्टडी में होल्ड कर सकती है कि वो सोसाइटी में बाहर ना जाए और केस को किसी तरह से इंटरफियर या डिस्टर्ब ना करे। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन में मीन्स पुलिस कितने दिनों तक उसे होल्ड कर सकती है, वो टाइम पीरियड कितना है। सो यहाँ ऑप्शन है हमारे 24, 6, 3 मंथ्स एंड लाइफ लॉन्ग। सो 3 मंथ्स इज़ द राइट आंसर, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देन 14 इज़ द चिल्ड्रन अंडर विच एज ग्रुप हैव राइट ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। कितनी उम्र के बच्चों को ये पढ़ने का फ्री में पढ़ाई करने का जो अधिकार है वो दिया गया है, ऐसा कानून बनाया गया है। सो ये जो एज ग्रुप है वो उसके ऑप्शंस हमें फाइंड आउट करने हैं कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को ये फ्री और कंपलसरी एजुकेशन गवर्नमेंट की तरफ से देना ही चाहिए, या मात्र 3 साल तक की उम्र में, या 14 ईयर की एज में, या 18 ईयर की एज तक। तो हमारा जो बी ऑप्शन है अप टू 3 ईयर्स। तो 3 साल का बच्चा तो वैसे ही बोल वगैरह नहीं पाता ठीक से, होनी चलने की, दिखने की, समझने की उसमें कैपेबिलिटी नहीं होती है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। दैन सी नंबर इज़ अबव 14 से ऊपर वाली एज में। तो 14 तक की एज आते आते जो बच्चा होता है वो 9th स्टैंडर्ड में पहुंच चुका होता है अगर देखा जाए तो 9th वाले बच्चों की हमारी जो एज होगी वो 14, 15 या 13 के आसपास होगी। एंड तो ये 9th जो स्टैंडर्ड होता है वो तो हायर स्टैंडर्ड में आने लगता है और उसके आगे की स्टडी जो होती है और जो लेंदी एंड लार्ज हो जाती है। सो उसके लिए गवर्नमेंट को थोड़ा दिक्कत वाला काम है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। इतना मनी का जो एलोकेशन है या इंडियन गवर्नमेंट का इतना बजट नहीं है कि वो हायर स्टैंडर्ड्स की स्टडीज़ को फ्री में करवा सकें। दैन डी ऑप्शन अबव 18 तो बच्चे 12th ही पास कर जाते हैं, मीन्स कॉलेज की बात हो जाती है कि ग्रेजुएशन कॉलेज की स्टडी जो है वो फ्री करवाई जाए, तो अगेन बजट वाला प्रॉब्लम आ जाता है। सो हमारे 3 ऑप्शन ये रॉन्ग है, बी, सी, डी, और ऑप्शन ए इज़ राइट। 6 to 14 मतलब स्टैंडर्ड 1 से लेकर के स्टैंडर्ड 8 तक, ऑलमोस्ट 8 तक बच्चे को फ्री एजुकेशन कम से कम कंपलसरी गवर्नमेंट की तरफ से होना ही चाहिए, जिससे इंडिया के बच्चे जो हैं 8 स्टैंडर्ड तक के बच्चों को हल्की फुल्की मैथ्स आने लगती है और हर तरह की लैंग्वेज रीड करने लगते हैं जो भी वहाँ पर लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, मीन्स इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, और अगर गुजरात है तो गुजराती, महाराष्ट्र है तो मराठी, पंजाब है तो पंजाबी, इस तरह की रीजनल लैंग्वेज जो होती हैं वो पढ़ाई जाती हैं अपनी अपनी स्टेट्स में। तो कम से कम इतनी लैंग्वेज तो उसे आने लगती हैं, सो उसे लिटरेट माना जाएगा। तो ये इंडियन गवर्नमेंट का मीन्स ये ड्यूटी है कि उसे ये कंपलसरीली देना ही पड़ेगा, इसलिए गवर्नमेंट स्कूल बनते हैं और 8 स्टैंडर्ड तक फ्री होते हैं सभी बच्चों के लिए, चाहे वो कोई भी बच्चा हो। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 6 to 14। देन 15 नंबर क्वेश्चन, चिल्ड्रन अंडर विच एज ग्रुप आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम डेंजरस प्रोफेशन। तो खतरनाक जो प्रोफेशन है या काम है उन कामों में कितनी उम्र के नीचे के बच्चों को नहीं लेना चाहिए। तो 18 वाला तो जो होता है उसे हम एडल्ट कहते हैं, ठीक है, तो वो एक मैन बन चुका है या फुल्ली ग्रोन मैच्योर पर्सन बन चुका है, तो वो चाहे उस तरह के काम कर सकता है अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से। दैन 6 to 14 तो 6 से 14 साल के बच्चे तो वो ऐसा एज ग्रुप डिवाइड नहीं किया गया है, और वैसे भी छोटी उम्र के बच्चे काम नहीं करते हैं, मोस्टली काम नहीं करते हैं 6, 7, 8 साल वाले। एंड अबाउट 28 ईयर्स, तो ये भी कोई राइट ऑप्शन नहीं है, तो हमारा ये बी, डी एंड सी ये रॉन्ग ऑप्शन है। एंड ए जो है बिलो 14 ईयर, 14 साल के नीचे वाला बच्चा, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल क्या कह रहा था अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में कि 14 ईयर तक के 6 to 14 वालों को तो फ्री में पढ़ाना है, कंपलसरी है। तो जब उनको कंपलसरी पढ़ाना है तो फिर वो लोग तो काम कर ही नहीं सकते। फिर भी इंडिया के कुछ केसेस में कुछ जगहों पर कंडीशन बहुत ख़राब है तो वहाँ पर बच्चे काम करते हैं, तो बच्चे मीन्स वो कर सकते हैं, उनकी मजबूरी है, कोई नहीं है, अनाथ है एंड माँ बाप नहीं है, अकेला जी रहा है, तो ऐसे बच्चे काम करते हैं और अपने आप को ज़िंदा रखते हैं, सर्वाइव करते हैं। अगर गवर्नमेंट वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है या उसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ या जो फ्री पॉलिसीज़ पढ़ाई लिखाई की है वो नहीं मिल पाती हैं, तो ऐसे बच्चे काम करते हैं। तब भी उसमें गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया हुआ है कि जो डेंजरस वर्क हैं, जिनमें जान जा सकती है, ख़तरनाक
ऐसे कामों में 14 साल से नीचे के बच्चों को, 14 ईयर से कम एज के बच्चों को नहीं लेना है। वो एक क्राइम होगा और जो उनको काम करवा रहा है, जो उनका बॉस है, वो उसके अगेंस्ट में जो अकॉर्डिंग टू लॉ डिटेंशन हो सकता है और अगेंस्ट उसके एक्शन लिया जा सकता है उस पर्सन के। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ बिलो 14 ईयर एज। देन 16 नंबर इज़ विच बिहेवियर इज़ कंसिडर्ड एज अ सोशल स्टिग्मा ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के ऊपर कलंक के तौर पर कौन से बिहेवियर को देखा जाता है, मीन सोसाइटी के कौन से ऐसे काम हैं जिनको बहुत गंदा काम माना जाता है, एक समाज के लिए एक बहुत बुरी बात है। तो ऑप्शन ए है अनटचेबिलिटी, चाइल्ड लेबर, डाउरी और सुपरस्टिशन। वैसे तो ये चारों के चार ही कलंक हैं और ये बैड हैबिट्स हैं सोसाइटी की। इसमें चाइल्ड लेबर, डाउरी और सुपरस्टिशन ये बुरे काम तो हैं, लेकिन कुछ हद तक डाउरी कम हो चुकी है, चाइल्ड लेबर को कंट्रोल में रखा गया है और सुपरस्टिशन है अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है पहले की कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी सोसाइटी में है। और अनटचेबिलिटी जो है वो आज भी गाँव में परफॉर्म की जाती है, प्रैक्टिस की जाती है। लोग जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उन लोगों को छूना एक पाप समझते हैं, गंदी बात समझते हैं और उनको टच नहीं होने देते। उनको अपने जो हाई कास्ट सोसाइटी या घर होते हैं, एरिया होता है, वहाँ पर एंटर नहीं होने देते हैं। एंड अगर वो वहाँ से एंटर होते हैं या कोई हाई कास्ट पर्सन उनके सामने से गुजरता है तो उन्हें अपनी जो शूज़ होते हैं वो निकाल करके, या शूज़ या चप्पल जो भी होती है, सैंडल्स, वो निकाल करके अपने सर पर रखनी होती है या हाथ में पकड़कर मुंडी झुका करके खड़े रहना पड़ता है और उन्हें टच नहीं कर सकते। वो उनके एरियाज़ के हैंडपम्प या वेल्स का, कुओं का पानी नहीं पी सकते, तो वो मंदिरों में नहीं जा सकते। सो ये एक बैड प्रैक्टिस है सोसाइटी की और ऑप्शन ए ही राइट आंसर है। अनटचेबिलिटी ये सबसे बुरा सिग्मा है कि एक इंसान को इंसान नहीं माना जा रहा है, तो ये सबसे बड़ा कलंक है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट वन। देन कम्स टू 17 नंबर क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। सो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मतलब होता है कि डेमोक्रेसी के अंदर लोग जो होते हैं वोट कर सकते हैं, कास्ट कर सकते हैं, वो इलेक्शन में वोट दे सकते हैं। तो उस वोट की वैल्यू कैसे कंसिडर की जाएगी कि एक पर्सन एक जा कर के वोट देता है तो उसके वोट की वैल्यू 1 होगी या 2 कंसिडर की जाएगी या 10 कंसिडर की जाएगी, उसे सरफरेज कहा जाता है। तो यूनिवर्सल एडल्ट सरफरेज मतलब एक पर्सन जो एडल्ट हो चुका है तो उसके वोट की वैल्यू कितनी होगी। ऐसा बाकी की जो डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर उनकी वैल्यू क्या है, तो उसके हिसाब से इंडिया का यूनिवर्सल एडल्ट सरफेस क्या है और वो कौन से प्रिंसिपल पर बेस है। तो इंडिया का जो है वो 1 वोट और 1 पर्सन के हिसाब से है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए इज़ 1 पर्सन मैनी वोट, मतलब एक इंसान कई सारे वोट डाल सकता है। बी 1 पर्सन 1 वोट, एक पर्सन एक ही वोट डाल सकता है और उसकी वैल्यू भी एक ही रहेगी। 1 पर्सन नो वोट, एक आदमी का मीन्स कोई वोट नहीं रहेगा, कंसिडर ही नहीं किया जाएगा या डाल ही नहीं सकता वो वोट। और 1 पर्सन ऑल वोट, और एक पर्सन सभी वोट्स डाल सकता है। तो इसमें से कुछ तो लॉजिकल बनते ही नहीं है, वो हमें साफ साफ दिखता है कि एक पर्सन कई सारे वोट नहीं डाल सकता, इंडिया में अलाउड ही नहीं है। एंड जो सी ऑप्शन है 1 पर्सन नो वोट मीन्स एक पर्सन ने वोट डाला और उसके वोट की कोई वैल्यू नहीं है या वो वोट डाल ही नहीं सकता, लाइक फीमेल या जो एजेड पर्सन है वो या लोअर कास्ट पीपल है वो डाल ही नहीं सकते। तो ऐसा कोई रूल नहीं है इंडिया के अंदर। सो ये सी ऑप्शन भी रॉन्ग है और एक पर्सन ही सारे वोट डाल देगा, ये भी कोई ऑप्शन लॉजिकल नहीं है। सो ए सी डी इज़ द रॉन्ग। ऑप्शन बी इज़ द राइट, 1 पर्सन 1 वोट, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज सॉरी। एंड 18 नंबर द मीडिया इज़ लेस इफेक्टिव इन कल्टिवेटिंग पब्लिक ओपिनियन। लोगों के अंदर जागरूकता बनाने के लिए कि गवर्नमेंट में जो लीडर्स खड़े हुए हैं और जिनको हमें वोट करना है वो कैसे हैं, कौन सी पार्टी कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, ये काम पूरा करेगी या नहीं करेगी पब्लिक के लिए। सो उसमें कौन सी ऐसी मीडिया है जो कम असर मीन्स लोगों को कम इन्फ्लुएंस कर पाती है। तो ऑप्शन है ऑडियो विजुअल मीडिया, ऑडियो मीडिया, प्रिंट मीडिया। तो ऑडियो विजुअल में हमारा टेलीविज़न आ गया जिसमें आवाज़ भी आती है और विजुअल्स भी, पिक्चर्स भी दिखाई देते हैं। विजुअल मीडिया जिसमें सिर्फ पिक्चर दिखाई दे, तो अभी तो ऐसी पिक्चर्स वाली कोई मीडिया नहीं है जो मैगजीन वगैरह में या कॉमिक्स वगैरह में इस तरह की विजुअल्स वाली मीडिया हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन वो भी प्रिंट मीडिया के अंडर ही गिना जाएगा। ऑडियो मीडियाज़ में हमारे रेडियोज़ आ जाएंगे, सारे FM रेडियोज़ और नॉर्मल गवर्नमेंट रेडियोज़।
या जिसे हम दूरदर्शन क्या विविध भारती नहीं, नॉर्मल जो गवर्नमेंट की तरफ से चलने वाली चैनल्स जो होती हैं जिसमें खेती बाड़ी एंड गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, मॉनेटरी पॉलिसीज़ वगैरह के बारे में न्यूज़ आती रहती है। सो दे कंसिडर एज ए ऑडियो मीडिया एंड देन प्रिंट मीडिया, जिसमें हमारे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स आते हैं। सो इसमें सबसे कम इफेक्ट जिसका रहा है वो हमारे ऑडियो मीडिया का रहा है, तो सी ऑप्शन इज़ द राइट वन। दैन 19 नंबर इज़ फुल फॉर्म ऑफ EVM। तो EVM का फुल फॉर्म ऑप्शन ए इज़ इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू मशीन, ये रॉन्ग है। एंड बी इज़ इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मेथड, ये भी रॉन्ग है। सो अपना डी आंसर राइट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की वोट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन से किया जाता है। सो डी इज़ द राइट आंसर, EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। दैन 20 नंबर, people experiencing how much temperature put on clothes, कॉटन ड्रेसेस विथ लाइट कलर, मीन्स हल्के लाइट कलर के कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो पहनते हैं तो लोगों को टेम्परेचर की जो फीलिंग होती है वो कैसी आती है, ज़्यादा होती है, कम होती है, नॉर्मल होती है। सो ऑप्शन ए इज़ मोर, बी लेस, सी नॉर्मल एंड डी एक्सट्रीम। तो राइट आंसर इज़ लेस, कि कॉटन के कपड़े फेमस होते हैं कि उनमें गर्मी कम लगती है, उसमें भी लाइट कलर होगा तो वो सनलाइट को एब्जॉर्ब भी कम करेंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे। सो टेम्परेचर जो की फीलिंग जो होगी वो लेस होगी। सो राइट आंसर इज़ बी लेस। देन 21, पीपल ऑफ विच स्टेट पुट ऑन शूज़ मेड फ्रॉम द कैमल लेदर। कैमल के या ऊँट या कैमल के चमड़े से बनने वाले शूज़ किस स्टेट के लोग पहनते हैं। सो ऑप्शन इज़ गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा। तो राइट आंसर इज राजस्थान, बिकॉज इन राजस्थान कैमल्स नंबर्स आर मोर। दैन 22, विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन गोवा। गोवा में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। ऑप्शन ए मराठी, हिंदी, गुजराती एंड कोंकणी। तो मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है, हिंदी नॉर्थ इंडिया में बोली जाती है, गुजराती गुजरात में बोली जाती है। सो और डी ऑप्शन इज राइट, कोंकणी इज स्पोकन इन गोवा। क्वेश्चन नंबर 23, वेयर इज़ द मार्क फेयर हेल्ड। मार्क फेयर कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है या कहाँ पर होता है। सो इसमें ऑप्शन है पुष्कर, बी नासिक, सी इलाहाबाद एंड डी उज्जैन। हमारी बुक में प्रयाग लिखा हुआ है प्लेस का नाम जहाँ पर ये मार्क फेयर होता है। और प्रयाग जो है ये अभी नाम चेंज किया गया था योगी गवर्नमेंट की तरफ से। सो पुराना नाम इलाहाबाद है। सो यहाँ ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर है, इलाहाबाद। और ऑप्शन एग्ज़ाम में आपको प्रयाग भी आ सकता है। सो सी इलाहाबाद और प्रयाग, सी इज़ द राइट आंसर। दैन क्वेश्चन नंबर 24, विच स्टेट इज़ पोंगल अ मेन फेस्टिवल। कौन से स्टेट में पोंगल जो है वो एक मेन फेस्टिवल की तरह माना जाता है। वैसे ये पोंगल जो फेस्टिवल होता है वो जो एग्रीकल्चर में क्रॉप जो होती है पूरी तरह से ग्रोन हो जाती है और जब उसको उसकी कटिंग की जाती है, हार्वेस्टिंग कराई जाती है और उसको कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द फार्म और फील्ड। सो एट दैट टाइम दिस फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड। ये उत्तरायण के समय आने वाला फेस्टिवल है। तो डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। एक नाम इसका बिहू भी है जो दूसरे स्टेट में इस्तेमाल किया जाता है, और एक लोहरी है जो पंजाब में इस्तेमाल किया जाता है। सो यहाँ पर जो स्टेट है जो पोंगल के तौर पर इसे सबसे ज़्यादा मनाता है दैट इज़ बी तमिलनाडु। बाकी के 3 ऑप्शन रॉन्ग है, आंध्र प्रदेश, मेघालय और सिक्किम। सो बी इज़ द राइट आंसर, तमिलनाडु। दैन 25, विच टाइप ऑफ रिलीफ इज सीन इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में किस तरह की रिलीफ देखी जाती है। रिलीफ शायद नहीं होगा, रीफ होना चाहिए यहाँ पर। तो किस तरह की रीफ देखी जाती हैं या मीन्स पहाड़ियाँ किस तरह की देखी जाती हैं या किस तरह का लैंड फॉर्म देखा जाता है। सो फर्टाइल प्लेन होता है या माउंटेनियस होता है या कोस्टल होता है या नन ऑफ द अबव। तो क्योंकि उत्तराखंड नॉर्थ इंडिया में हिमालय के नीचे वाला एरिया है और वहाँ पर पहाड़ ज़्यादा पाए जाते हैं, माउंटेन ज़्यादा पाए जाते हैं, तो हमारा बी ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन होगा। और फर्टाइल प्लेन एंड कोस्टल जो होता है तो ओशन के किनारे होता है, तो उत्तराखंड के आसपास तो दूर दूर तक कोई ओशन नहीं है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट वन, माउंटेनियस। सो यहाँ पर हमारे MCQs ख़त्म होते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2, ठीक है। हो सकेगा तो शायद ये वीडियो भी MCQs की वीडियोज़ भी 2 पार्ट में आ सकते हैं, क्योंकि बीच में से वीडियो ब्रेक हो गया था। अगर मर्ज हो जाएगा तो मैं कर देता हूँ, अगर नहीं हुआ तो 2 पार्ट्स में ये वीडियो आएगा। सो अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।
टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।